एक साधारण सा आदमी इस स्थिति से, भले ही मेरे पैरों को लग रहा था कि वे हिल नहीं सकते, भले ही मेरी बाहों से अजीब क्लिक की आवाजें आने लगी थीं, मैंने पुशअप्स करना जारी रखा। सिर्फ 3 सालों में इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया, खैर कोई नहीं जानता, खुद वह भी नहीं। लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि वह गंजा है, शक्तिशाली है और सचमुच उबा हुआ है। जी हां, आज हम वन पंच मैन की कहानी कवर कर रहे हैं। वन पंच मैन उस सवाल का जवाब है, क्या होगा अगर एक हीरो हद से ज्यादा ताकतवर हो? और जैसा कि आप देखेंगे, जवाब आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दिल को छूने वाला और हास्यप्रद है। तो बिना किसी और देरी के आइए सीधे इसमें उतरते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत सिटी ए नामक एक शहर में एक सामान्य दिन से होती है, जहां एक मॉन्स्टर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। वह ड्रैगन बॉल जी के पिक्कोलो जैसा बहुत दिखता है। वैसे भी यह नकली पिक्कोलो पूरे शहर को फाड़ रहा है। कुछ हीरो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत पिट जाते हैं। फिर हम एक आदमी को यह खबर पर देखते हैं और वह तय करता है कि वह मदद करेगा। जैसे ही वह धूप में कदम रखता है, हमें सबसे शानदार वॉकआउट पलों में से एक मिलता है। देवियों व सज्जनों, यह गंजा सिर है साइतमा, खुद वन पंच मैन। साइतमा पर्पल पिक्कोलो के पास जाता है और एक छोटी लड़की की जान बचाता है। फिर वह उस यार्डेल पिक्कोलो को अपनी पिछली कहानी बताता है। साइतमा मजे के लिए हीरो है। हाँ, यह सबसे प्रेरक संदेश नहीं है। यहां पर्पल पिक्कोलो यह सुनकर अपना दिमाग खो देता है। वह कहता है कि यह एक दयनीय पिछली कहानी है और अपनी कहानी के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर दे पारे। ऐसा करते हुए एक और भी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। यह देखकर साइतमा एक मुक्का मारता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वाह! जैसे ही धूल जमती है, साइतमा को एहसास होता है कि उसने एक और दुश्मन को एक ही वार में हरा दिया है और वह हताशा में चिल्लाता है। आप सोच सकते हैं कि यह अजीब है, लेकिन आप जल्द ही समझ जाएंगे। आप देखिए, सिर्फ 3 साल पहले साइतमा आपका औसत आदमी था, एक नया कॉलेज ग्रेजुएट। उसे हर जगह इंटरव्यू मिल रहे थे और हर जगह रिजेक्ट भी हो रहा था। एक दिन एक इंटरव्यू से रिजेक्ट होने के बाद वह एक केकड़ा मॉन्स्टर से टकराता है। इस आदमी ने बहुत ज्यादा केकड़े खा लिए, इसलिए वह एक बन गया। इस दुनिया में इसी तरह के नियम लागू होते हैं। वैसे भी साइतमा केकड़े वाले से डरा नहीं था, इसलिए उसने साइतमा की जान बख्श दी, यह कहते हुए कि वह एक बड़ी थोड़ी वाले बच्चे की तलाश में था। वैसे भी घर जाते समय साइतमा उस बड़ी थोड़ी वाले बच्चे से टकराता है और महसूस करता है कि उस बच्चे की जान खतरे में है। तो साइतमा बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। फिर साइतमा केकड़ा मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, यह कहते हुए कि वह जब बच्चा था तब हीरो बनना चाहता था। केकड़ा मॉन्स्टर हंसता है और साइतमा को तब तक पीटता रहता है जब तक कि साइतमा अपनी टाई का उपयोग करके केकड़े को एक क्रूर अंत नहीं दे देता। 3 साल बाद साइतमा ने यह कर दिखाया है। उसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग ली कि उसके बाल गिर गए और वह एक अपराजेय हीरो बन गया, ठीक जैसा वह चाहता था। और फिर भी कुछ गायब है। वैसे भी साइतमा अपनी किराने का सामान खरीद रहा होता है जब अटैक ऑन टाइटन से सीधे बाहर आया एक राक्षसी जीव पूरे शहर को नष्ट करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि किसी पागल वैज्ञानिक ने टाइटन फॉर्मूला बनाया और अपने छोटे भाई को दे दिया। साथ में वे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। बड़ा भाई कब्जे की योजना बनाना शुरू कर देता है, अपने भाई के दाहिने कंधे पर खड़ा होकर, जबकि छोटा भाई बस इस बात से खुश है कि वह कितना ताकतवर बन गया है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पास एक समस्या है। साइतमा बाएं कंधे पर खड़ा है। वैज्ञानिक अपने भाई को साइतमा को नष्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बोजो गलत कंधा चुनता रहे और इसके बजाय अपने भाई को कुचल देता रहे। याइक्स! जबकि टाइटन भाई तुरंत शोक में चला जाता है और अपना गुस्सा साइतमा पर निकालने का फैसला करता है और फिर उस पर कूदकर उसे इतनी बार मुक्के मारता है कि एक गड्ढा बन जाता है। हे भगवान! बाद में छोटा भाई कहता है कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन तो क्या? और तभी साइतमा गड्ढे से बाहर कूदता है। वह टाइटन से सहमत होता है इससे पहले कि उसे सिर्फ एक मुक्के से नष्ट कर दे। वाह! जैसे ही वह नीचे जाता है,
साइटमा हमें सबसे निराशाजनक सच्चाई बताता है। पागलपन भरी जबरदस्त ताकत का होना वास्तव में काफी उबाऊ होता है। धिक्कार है। घर जाते समय साइटमा अपनी यात्रा के बारे में सोचता है। निश्चित रूप से उसके पास वह सारी शक्ति है जो वह चाहता था, लेकिन अब उसे भावनाएं महसूस नहीं होती हैं। गुस्सा, खुशी, राहत, वह उन सब से अछूता है। भले ही वह मॉन्स्टर्स को एक ही मुक्के से बाहर कर सकता है, उसे नहीं लगता कि अपराध जल्द ही कम होने वाला है। फिर भी जब तक उसे इससे मजा आता है, साइटमा एक हीरो होने से ठीक है। अगले दिन साइटमा एक अप्रिय आश्चर्य के साथ उठता है। एक हाथ उसे दीवार के माध्यम से पकड़ता है और उसे सड़कों पर मुक्का मारता है। वहीं उसकी मुलाकात अपने अगले विरोधियों से होती है। उन्हें सबटेरेनियन कहा जाता है, जो कुछ बदसूरत भूमिगत प्राणी है और वे सतह पर कब्जा करने के लिए यहाँ है। वे फिर कहते हैं कि कोई भी उनके मुक्कों से कभी बचा नहीं है, और साइटमा कहता है कि यह उनमें समान है। बदमाश। लड़ाई शुरू होती है, और मेरा मतलब है बस इसे देखो। अविश्वसनीय एनिमेशन, अविश्वसनीय कोरियोग्राफी, क्योंकि साइटमा सबटेरेनियन को सबसे अच्छे तरीके से पीटता है। हालांकि वे लड़ रहे हैं। ये वर्षों में पहली बार है जब साइटमा को चुनौती मिली है, और वह इसके हर सेकंड का आनंद ले रहा है। सभी सबटेरेनियन को बाहर निकालने के बाद साइटमा बारिश में हाफता हुआ खड़ा रहे। यह वह भावना है जिसका वह इतने लंबे समय से पीछा कर रहा था। और जब सबटेरेनियन किंग दिखाई देता है, साइटमा हाथ आजमाने के लिए तैयार होता है। कभी अलार्म उसे जगा देता है। हाँ, यह सब एक सपना था। साइटमा असली सबटेरेनियन से लड़ने के लिए बस बाहर जाता है, तभी देखता है कि वे पूरी तरह से कमजोर है। साइटमा बस आह भरता है और इसे स्वीकार करता है। वह बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ताकतवर लोगों के लिए सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। अगले एपिसोड की शुरुआत साइटमा के अपने कैक्टस को पानी देने से होती है, जबकि खबर उसे कुछ बुरी खबर दे रही है। जाहिर तौर पर मच्छरों का एक बड़ा प्रकोप है और वे सीधे सिटी जी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जहां साइटमा रहता है। मच्छरों की बात करें तो उनमें से एक साइटमा को परेशान करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि कैसे एक सुपर पावर्ड फ्रीक को भी एक अकेले मच्छर से छुटकारा पाने में समस्या होती है। इस बीच हम एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले साइबॉर्ग को मच्छरों के झुंड को घूरते हुए देखते हैं, और वह गंभीर है। कहीं और कोई आदमी एक स्टोर को लूट रहा होता है जब वह अचानक मच्छरों से घिर जाता है। वे आदमी के खून की आखिरी बूंद तक चूस लेते हैं, जिससे वह मेरी डीएम से भी ज्यादा सूखा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मच्छरों को कौन नियंत्रित कर रहा है। एक अजीब मच्छर महिला जो मुझे मेरे विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है। वैसे भी मच्छर महिला मच्छरों का उपयोग करके हर जीवित प्राणी से खून इकट्ठा कर रही है। दुर्भाग्य से जिस साइबॉर्ग को हमने पहले देखा था, वह इस योजना का बड़ा प्रशंसक नहीं है। उसका नाम जेनोस है और वह महान है। जेनोस मच्छर महिला पर हमला करता है और उनकी लड़ाई शुरू होती है। वे आगे पीछे होना शुरू करते हैं और वे दोनों पागलपन से शक्तिशाली होने के कारण काफी समान हैं। मच्छर महिला जेनोस की एक बांह फाड़ देती है, लेकिन वह उसके दोनों पैर ले लेता है। मच्छर महिला को एहसास होता है कि वह मुश्किल में है, इसलिए वह खून से खुद को खिलाने के लिए चारों ओर से मच्छरों को बुलाती है। जेनोस पूरे झुंड पर हमला करने ही वाला होता है जब साइटमा दिखाई देता है, जो अपने खुद के एक मच्छर का पीछा कर रहा होता है। जेनोस साइटमा को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, मच्छर नीचे गिरते हैं और शहर को घेर लेते हैं। हाँ, यह भयावह है, लेकिन मच्छरों का एक साथ समूहीकृत होना उन्हें जेनोस के लिए एक आसान लक्ष्य बना देता है, जो उन सबको एक ही शॉट में उड़ा देता है। शानदार। जेनोस को तब एहसास होता है कि साइटमा विस्फोट से असुरक्षित था। उसने बस अपने कपड़े खो दिए, लेकिन जेनोस के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि मच्छर महिला अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने लेवल अप कर लिया है। वह अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मच्छर महिला जेनोस पर हमला करना शुरू कर देती है, उसे आसानी से हवा में उछालती है। जेनोस को एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह आत्मविनाश का चयन करता है, उम्मीद करता है कि मच्छर महिला को भी साथ ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करे, साइटमा मच्छर महिला को थप्पड़ मारता है, जिससे वह एक ही वार में फट जाती है। साइटमा बस मुस्कुराता है, क्योंकि हाँ, मच्छर चूसते हैं। जेनोस चौंक जाता है और जानता है कि उसे क्या करना है।
वह साइतमा को अपना मास्टर बनने के लिए कहता है। साइतमा सहमत हो जाता है, इससे पहले कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अगले दिन जेनोस साइतमा के अपार्टमेंट में आता है और अपनी पिछली कहानी साझा करता है। वह एक 19 साल का लड़का है जो ज्यादातर मशीन है। वह एक सामान्य बच्चा हुआ करता था जो एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, जब तक कि एक बदमाश साइबोर्ग ने उसके शहर को नष्ट नहीं कर दिया और उसके परिवार को मार डाला। फिर उसे डॉक्टर कुसेनो ने गोद ले लिया, वह वैज्ञानिक जिसने उसे साइबोर्ग में बदल दिया। तब से वह उस बदमाश साइबोर्ग का पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य से जेनोस वह एनीमे वाली चीज कर रहा है जहां आप अपनी पिछली कहानी समझाने में जरूरत से ज्यादा समय लेते हैं, और यह साइतमा को परेशान कर रहा है। साइतमा को डेमन स्लेयर से नफरत होगी। वैसे भी फिर हम देखते हैं कि मच्छर महिला कहां से आई थी। पता चलता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन द्वारा बनाया गया एक प्रोटोटाइप थी, जो एक छिपा हुआ संगठन है जो आपने सही अनुमान लगाया, विकास के प्रति आसक्त है और प्रभारी दुष्ट वैज्ञानिक साइतमा का अध्ययन करना चाहता है। हो बॉय। इस बीच जेनोस को अपनी कहानी 20 शब्दों या उससे कम में छोटी करनी पड़ती है, तो वह करता है। उसे और ताकतवर बनने के लिए साइतमा की मदद की जरूरत है। साइतमा जेनोस को अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत होता है, यह कहते हुए कि साइबोर्ग उसे कुछ ही समय में पार कर जाएगा। तभी जेनोस को उनकी ओर लक्ष्यों के आने का एहसास होता है। अचानक एक कीट जैसा प्राणी साइतमा के अपार्टमेंट में टूट पड़ता है, केवल एक ही मुक्के में नष्ट होने के लिए। आउच। साइतमा बाहर के 2 बदमाशों को भी बाहर निकालता है। वह अपने अपार्टमेंट को नष्ट करने के लिए उन पर गुस्सा है। वास्तविक। तभी साइतमा को जमीन में खींच लिया जाता है और जेनोस एक साइबोर्ग के आमने सामने आता है। जेनोस साइबोर्ग का सामना करता है, जबकि साइतमा एक शेर मॉन्स्टर और उस छोधुंदर के खिलाफ है जिसने उसे जमीन के नीचे खींचा था। वे सब हाउस ऑफ इवोल्यूशन से है। साइतमा को पहले शेर मॉन्स्टर से निपट होगा, इसलिए वह बस जमीन से बाहर निकल आता है। साइतमा अपने सूट से गंदगी साफ करता है और फिर लड़ाई शुरू होती है। शेर वाला आदमी साइतमा पर अपने सबसे अच्छे हमले और कॉम्बो लॉन्च करता है, लेकिन वह बस उन सबको ऐसे चकमा देता है जैसे वे स्लो मोशन में हो। साइतमा फिर अपना खुद का कॉम्बो खोलता है। लगातार सामान्य मुक्के। वह शेर वाले आदमी को टुकड़ों में उड़ा देता है। उसने कोशिश भी नहीं की। फिर छछूंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतमा उसे भी नीचे गिरा देता है। इस बीच जेनोस ने साइबोर्ग को हरा दिया है, जो वास्तव में एक बख्तरबंद गोरिल्ला था। साइतमा आता है और गोरिल्ला दबाव में झुक जाता है। वह उन्हें कुछ भी बताएगा जब तक वे उसे मारते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन आखिरकार इतना शक्तिशाली नहीं है। अगले एपिसोड की शुरुआत बख्तरबंद गोरिल्ला के जेनोस और साइतमा को हाउस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ बताने से होती है। यह सब एक शानदार वैज्ञानिक जिसका नाम जीन्स था के साथ शुरू हुआ। हालांकि जीन्स एक प्रतिभा था, उसके विचारों को वैज्ञानिक समुदाय में किसी ने कभी समर्थन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह मानव प्रजाति को विकसित करना चाहता था, तो उसने इसे खुद करने का फैसला किया। जीन्स ने इस पर काम करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया, और जब वह 70 का था तब आखिरकार उसे अपनी सफलता मिली। धिक्कार है। सबसे पहले जीन्स ने अपनी जवानी बहाल की और फिर उसने खुद को क्लोन किया। दुर्भाग्य से हम बाकी नहीं जानते, क्योंकि कहानी में बहुत समय लग रहा है और साइतमा का धैर्य खत्म हो जाता है। तो जेनोस गोरिल्ला को इसे 20 शब्दों या उससे कम में संक्षिप्त में बताने के लिए कहता है। लगता है कि साइबोर्ग भाई एक तेज सीखने वाला है, तो गोरिल्ला उन्हें बताता है कि जीन्स साइतमा के शरीर का अध्ययन करना चाहता है। रुको, साइतमा कहता है कि वे अभी वहां जाएंगे क्योंकि कल एक स्टोर डिस्काउंट सेल है जिसे वह छोड़ नहीं सकता। वास्तविक। इससे पहले कि वे निकले, जेनोस गोरिल्ला से उस साइबोर्ग के बारे में पूछता है जिसने उसके शहर पर हमला किया था, लेकिन गोरिल्ला को इसके बारे में पता नहीं है। इस बीच हाउस ऑफ इवोल्यूशन में वापस जीनस और उसके क्लोन घबरा रहे हैं। उनकी पूरी टीम को जेनोस और साइतमा ने नष्ट कर दिया। तो जीनस कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे कार्नेज काबूतों को रिलीज करने जा रहे हैं, और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह आदमी एक समस्या है। इस बीच साइतमा और जेनोस हाउस ऑफ इवोल्यूशन तक पहुंचते हैं, जिसे जेनोस एक ही शॉट में उड़ा देता है। धिक्कार है भाई, शांत हो जाओ। उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है और वे अंदर चले जाते हैं। इस बीच हम कार्नेज काबूतों को देखते हैं
एक विशालकाय राक्षस जो इंसानों को एक ही स्पर्श से नष्ट कर सकता है। उसके जीनस के क्लोनों में से एक को नष्ट करने के बाद उद जीनस दिखाई देता है। जीनस के पास कार्नेज काबूतों के लिए एक काम है। उसे काबूतों से साइतमा को पकड़ने की जरूरत है। जीनस को बस साइतमा का अध्ययन करना है और वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। ये अच्छा नहीं हो सकता। इस बीच साइतमा और जेनोस गलियारे से गुजर रहे होते हैं जब काबूतो जेनोस को हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़ता है। वह जेनोस को दीवार में उड़ा देता है, इससे पहले कि साइतमा को पास के एक कमरे में लड़ाई के लिए आमंत्रित करे। साइतमा सहमत होता है और वे वहां चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ना शुरू कर सकें, जेनोस आता है और काबूतों को उड़ाना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से उसके हमले मॉन्स्टर पर कुछ भी नहीं करते हैं। जेनोस को इससे बस एक पिटाई और एक पर्म मिलता है जिससे चोट पर नमक छिड़का जाता है। धिक्कार है। साइतमा जेनोस को बचाता है इससे पहले कि लड़ने के लिए खड़ा हो। वह अब जोश में है। जब यह हो रहा होता है, एक घायल जीनस युद्ध कक्ष की ओर जाता है। उन सभी संघर्षों के बारे में सोचता है जिनसे वह गुजरा है और अगर वह साइतमा का अध्ययन कर सका तो वे सब मूल्यवान होंगे। वह लड़ाई शुरू होने के ठीक समय पर आता है। साइतमा काबूतो से कहता है कि उसे निराश न करे, तो काबूतो तेज होता है और एक हमले के लिए साइतमा के पीछे दिखाई देता है। ठीक इससे पहले कि वे झपटा मारे, काबूतो वापस कूदता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की हर वृत्ति ने उसे बताया कि वह मरने वाला है। वह साइतमा से आतंकित है और पूछता है कि वह इतना ताकतवर कैसे हो गया। जीनस भी यही सवाल पूछता है, तो साइतमा जेनोस को भी सुनने के लिए कहता है। साइतमा सच्चाई बताता है। वह ट्रेनिंग के माध्यम से वहां पहुंचा और पृष्ठभूमि में महाकाव्य संगीत बजने के साथ साइतमा अपनी ट्रेनिंग व्यवस्था बताता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वैट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ हर दिन 3 साल तक। वास्तव में साइतमा कहता है कि उसने यह गर्मी में एसी या सर्दियों में हीटर के बिना किया और वह अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बनने लगा। दुर्भाग्य से जेनोस और बाकी दो सोचते हैं कि यह बकवास है। जेनोस साइतमा को मजाक बंद करने के लिए कहता है। उसे ताकतवर कैसे बने इसकी सच्चाई चाहिए, न कि कोई बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम। लेकिन साइतमा अटल है। उसने वास्तव में बस यही किया और मैं उस पर विश्वास करता हूं। कार्नेज काबूतो को हालांकि विश्वास नहीं है और वह बहुत गुस्से में है। वह ताकतवर बनना शुरू कर देता है और नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन से सीधे बाहर आया एक राक्षस बन जाता है। अब कार्नेज मोड में काबूतो कहता है कि वह पूरे 1 हफ्ते तक ऐसा रहेगा और अगले शनिवार तक हिंसा करना बंद नहीं करेगा। फिर वह साइतमा को पीटना शुरू कर देता है और उसका चेहरा सब कुछ कहता है। उसने एक गलती कर दी है। जैसे ही काबूतो उसे कमरे के चारों ओर फेंकता है, साइतमा अपनी गलती के बारे में सोचता है। काबूतो कहता है कि वह अगले शनिवार तक पूरे 1 हफ्ते तक हिंसा करेगा, जिसका मतलब है कि आज शनिवार है। और साइतमा को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वह जिस सेल की बात कर रहा था वह आज है, और वह काबूतो को एक मुक्के में नष्ट कर देता है। जीनस और जेनोस हक्के बक्के रह जाते हैं। वह वास्तव में एक दामी सेल के बारे में चिंतित है। तभी जेनोस साइतमा को बताता है कि स्टोर रात 10 बजे बंद होता है, वे अभी भी पहुंच सकते हैं। तो साइतमा दीवार में एक छेद करता है और वे भाग जाते हैं। यह देखकर जीन्स तय करता है कि उसका विकास से काम हो गया है। आखिरकार उसने मानवता के शिखर को पहले ही देख लिया है। और यहां मैंने सोचा था कि साइतमा मुश्किल में है। एपिसोड 4 की शुरुआत हैमरहेड नामक एक गंजे आदमी और उसके गंजे अनुयायियों पैराडाइजर्स के विरोध प्रदर्शन के साथ होती है। वे उस पूंजीवादी चूहे की दौड़ से तंग आ चुके हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं। दुर्भाग्य से कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है, इसलिए हैमरहेड जेनेरू नामक एक अमीर गधे की टोपी की इमारत को नष्ट करने का फैसला करता है। इससे एक संदेश जाएगा। हैमरहेड और उसके गुर्गे ऐसा करने के लिए अपने बैटल सूट का उपयोग करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत इमारत को नष्ट कर दिया। फिर भी एक सकारात्मक मानसिकता के साथ वे जेनेरू की असली इमारत की ओर बढ़ते हैं। आपने अभी अभी जो नुकसान पहुंचाया है गधों, उसका क्या? इस बीच
एक साइकिल चालक एक बच्चे को पेड़ से उसका गुब्बारा निकालने में मदद कर रहा है। वह ऐसा करता है इससे पहले कि मुस्कुराए और साइकिल चलाकर चला जाए। यह देवियों और सज्जनों शो का सबसे अच्छा चरित्र है। आपको अभी तक नहीं पता है। वैसे भी साइटमा टीवी पर पैराडाइजर्स के बारे में रिपोर्ट देख रहा है और परवाह नहीं करता है जब तक कि रिपोर्टर सभी को सभी गंजे पुरुषों से दूर रहने के लिए नहीं कहता। साइटमा तुरंत सूट अप हो जाता है। उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की जरूरत है। पैराडाइजर्स की बात करें तो वो शहर भर में तबाही मचा रहे हैं जब पहले वाला साइकिल चालक दिखाई देता है। उसका नाम मूमेन राइडर है और वह न्याय का साइकिल चालक है। दुर्भाग्य से उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और वह तुरंत पिट जाता है। हाँ, यह सबसे अच्छा आदमी है, बस रुकिए और देखिए। वैसे भी अमीर गधे की टोपी जेनिरू सोच रहा है कि पैराडाइजर्स से कैसे निपटा जाए। उसके लिए सौभाग्य की बात है उसके पास एक निंजा अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा है और वह पदभार संभालने में बहुत खुश है। ओह, यह आदमी शानदार दिखता है। जैसे ही हैमरहेड और उसके चेले जेनिरू के टॉवर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अचानक निंजा ने घात लगाकर हमला कर दिया। उसका नाम स्पीड साउंड सोनिक है। काश मैं मजाक कर रहा होता। और हाँ, वह सुपर फास्ट है। वह पैराडाइजर्स पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें तुरंत एहसास होता है कि वे बेमेल हैं। वे सोनिक को देख भी नहीं सकते। जैसे ही उसके सभी आदमी बाहर निकलने लगते हैं, हैमरहेड सोनिक पर एक पत्थर फेंकता है। वह चूक जाता है, लेकिन यह साइटमा को उनका स्थान बताने के लिए काफी है। जबकि बेचारे को स्थानीय लोगों द्वारा सिर्फ इसलिए आतंकवादी कहा जा रहा है क्योंकि वह गंजा है। चलो भी दोस्तों, वह स्पष्ट रूप से एक हीरो है। हैमरहेड के पास वापस वह सोनिक की हरकत को सीमित करने की पूरी कोशिश करता है और उसे एक पेन से कुचलने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर के पीछे एक कुनाई लग जाती है। आउच! सोनिक रिपोर्ट करता है कि काम हो गया है, लेकिन उसे एहसास होता है कि हैमरहेड भाग गया। पता चलता है कि उसकी खोपड़ी औसत इंसान की तुलना में बहुत मोटी है। वह वास्तव में एक हैमरहेड है। अपने भागने पर हैमरहेड साइटमा से टकराता है। यह मजेदार होने वाला है। इस बीच जेनोस डॉक्टर कुसेनो से मरम्मत करवा रहा है। उसे साइटमा के बारे में सब कुछ बताते हुए डॉक्टर प्रभावित होता है और कहता है कि जेनोस के नए इम्प्लांट्स उसे साइटमा से भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। हाँ, सही कहा। हैमरहेड के पास वापस वह साइटमा से पूछता है कि क्या वह पैराडाइजर्स में शामिल होने के लिए यहाँ है, लेकिन साइटमा कहता है कि यह उल्टा है, वह उन्हें रोकने के लिए यहाँ है। तो हैमरहेड अपने सूट की पूरी कच्ची शक्ति खोलता है और साइटमा पर हमला करता रहे, जो बस सूट को एक मुक्के में नष्ट कर देता है। लेकिन साइटमा को हैमरहेड के लिए बुरा लगता है। वह साइटमा जैसा बहुत है और सिर्फ गंजे सिर के कारण नहीं। तो साइटमा हैमरहेड को इतना बुरा लड़का बनना बंद करने के लिए कहता है और हैमरहेड सहमत होता है, भाग जाता है। उफ, वह आदमी अब तक 2 बार मर चुका होना चाहिए था। तभी सोनिक आता है और साइटमा पर 2 बार हमला करता है। साइटमा शांति से दोनों हमलों को रोक देता है। सोनिक साइटमा पर एक पैराडाइजर होने का आरोप लगाता है और साइटमा कहता है कि वह एक हीरो है, लेकिन सोनिक को परवाह नहीं है। साइटमा ने उसके हमलों को रोका है और सोनिक इसके लिए उसे मारने वाला है। सोनिक साइटमा के चारों ओर जूम करना शुरू कर देता है। उसे अपनी गति से तालमेल न बिठा पाने के लिए ताना मारता है। दुर्भाग्य से सोनिक के लिए साइटमा उसकी गति से तालमेल बिठा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि साइटमा गलती से सोनिक को फैमिली ज्वेल्स में मार देता है। ओह, यह देखने वाले हर आदमी को महसूस हुआ होगा। ओह, सोनिक अब पराजित और शर्मिंदा साइटमा को अपना प्रतिद्वंद्वी घोषित करता है और कहता है कि वो और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएगा। साइटमा उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहता है और सोनिक गायब हो जाता है। बाद में उस रात साइटमा जीनोस को बताता है कि उसे एक बड़ी समस्या है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। साइटमा 3 साल से अपराध से लड़ रहा है और किसी ने भी उससे ज्यादा बदमाशों को नहीं हराया है, लेकिन उसके पास कोई फैन क्लब नहीं है, कोई पीआर नहीं है और कोई श्रेय नहीं है। वास्तव में आज भी मूमेन राइडर को पैराडाइजर्स को हराने का श्रेय दिया गया था। जबी जेनोस को समस्या का एहसास होता है। साइटमा हीरो एसोसिएशन के साथ साइन अप नहीं है
वन पंच मैन की दुनिया में हीरो एसोसिएशन सुपर हीरो को रोजगार देती है और प्रबंधित करती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया सुरक्षित है और हीरोज को भुगतान मिलता है। जेनोस भी साइन अप नहीं है, इसलिए साइतमा उससे एक डील करता है। अगर जेनोस उसके साथ साइन अप करता है तो साइतमा उसे वास्तव में अपना शिष्य बना लेगा। जेनोस सहमत होता है और योजना तैयार है। फिर हम हैमरहेड को कुछ बुरे दिखने वाले साइबॉर्ग द्वारा बाहर निकाले जाते हुए देखते हैं। वे किसी संगठन के लिए काम करने और हैमरहेड द्वारा उनसे उसका सूट चुराने के बारे में बात करते हैं। हाँ, सौभाग्य से हैमरहेड की मोटी खोपड़ी आज तीसरी बार उसे बचा लेती है और वह इसके बाद एक असली नौकरी पाने का वादा करता है। खैर, लगता है कि लोग बदल सकते हैं।